Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 11th biology that is biomolecules. वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने काफी कुछ पढ़ लिया था, हमने ऑलरेडी इसकी एक क्लास पढ़ ली है जिसमें हमने जान लिया था कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं और एक टिश्यू के भीतर किस किस तरह के केमिकल्स आपको पाए जाएंगे। तो हमने एक रफ आइडिया करीबन करीबन लगा लिया है। अब हम वो जो टिश्यू के अंदर बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे उनको ही हमें डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको उस चीज को शुरू करने से पहले, उन बायोमोलिक्यूल्स को डिटेल में बताने से पहले कुछ चीजें आपको और बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखा है एक चार्ट, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, देखना जरा। ये एनसीईआरटी का चार्ट है। मैंने आपको बताया था कि एक सेल के भीतर या एक टिश्यू के भीतर आपको कुछ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं, कुछ आपको इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिल जाते हैं। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के नाम मैंने आपको लास्ट पॉइंट में लिखवा भी दिया था, कुछ कुछ जो आपको एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि NaCl का नाम बताया था मैंने आपको, एलिमेंट्स में कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, इन सब आयंस का नाम बता दिया था। अब कुछ और बायोमोलिक्यूल्स भी बता रखा था आपको कि भाई बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए, है ना, ये सब मिलते हैं आपको। इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है। उन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हमें नहीं जानना है यहाँ पे, उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करना। हमें बात करना है कि जो हमारे उसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को छोड़ के जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, माइक्रोमोलिक्यूल हो चाहे मैक्रोमोलिक्यूल हो, उन माइक्रो और मैक्रो को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। सारे तो डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इसेंशियल है एक सेल को बनाने के लिए, वो करीबन करीबन यहाँ पर डिस्कस हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं बात को। आइए, उस बात को समझाने से पहले मुझे आज आपको एक्चुअली अमीनो एसिड्स पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले देखना जरा, एक छोटा सा चार्ट दिया है जो कि आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए एटलीस्ट। डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम रहती है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी का चार्ट है तो आपको ध्यान पे रखना चाहिए, कम से कम समझ के तो डेफिनेटली रखना चाहिए। तो देख लीजिए एक बार क्या चीज है। स्टार्टिंग में जब समझा जा रहा था कि सेल किस चीज से बना होगा, है ना, क्योंकि हमने केमिकल कॉम्पोजिशन कर लिया है तो अब मेरे लिए आसान है आपको ये बात समझाना कि जब स्टार्टिंग में सेल को समझा जा रहा था कि सेल क्या चीज से बना हुआ होगा, एक टिश्यू के भीतर क्या क्या चीज पाए जाएंगे, तो हमने क्या करा कि हमने टिश्यू का केमिकल कॉम्पोजिशन किया, जो कि हमने पिछली क्लास में हमने भी कर लिया है, खत्म कर लिया है। फिर उसके बाद अर्थ क्रस्ट के भी थोड़े से सैंपल लेकर के और उसका भी हमने एनालिसिस किया, और इंटरेस्टिंगली दोनों के सैंपल को जब एनालाइज किया गया तो दोनों में जो एलिमेंट्स के लिस्ट आए वो करीबन करीबन सेम थे। और इस चीज को देखने के बाद साइंटिस्ट काफी एक तरह से शॉक्ड भी हुए और उनको ये समझ में आया कि हम लोग ऑलमोस्ट जिस चीज से अर्थ बना है, जिन जिन चीजों से अर्थ बना है, उन्हीं चीजों से एक लिविंग बॉडी भी बना है। मतलब अर्थ एक नॉन लिविंग अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हो तो नॉन लिविंग बॉडी जिस चीज से बना हुआ है, एक अर्थ का क्रस्ट में जो जो चीजें पाई जा रही है वो सब कुछ आपकी लिविंग बॉडी में भी है। तो ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो सब कुछ सिमिलर था, लेकिन जब उसका क्लोज एग्जामिनेशन किया गया तो हमें वहां से कुछ और बातें भी पता चली। हमें मालूम चला कि एक लिविंग मैटर के अंदर, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है, वो करीबन करीबन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट के अंदर कुछ चीजें हैं जो थोड़ी ज्यादा होती हैं और किसी लिविंग बॉडी में उसका रिलेटिव अबंडेंस बहुत कम है। ठीक है, आइए मैं आपको इस चीज को दिखाती हूँ। देख लीजिए, एक कंपैरिजन लिस्ट है ये, जिसमें आप अर्थ क्रस्ट और लिविंग बॉडी के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स लिख रखा है मैंने, आप समझते होंगे। इसको हाइड्रोजन कहते हैं अपने, H हाइड्रोजन है ये। ठीक है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, मैं बस यूं ही लिख देती हूं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपके एलिमेंट्स के लिस्ट थे जो अर्थ क्रस्ट में भी मिले और ह्यूमन बॉडी में भी मिले। अर्थ क्रस्ट में ये आपका परसेंटेज है और ह्यूमन बॉडी में आपका ये परसेंटेज है। मैं एक चीज बस दिखाना चाहती हूँ, देखना अर्थ क्रस्ट के भीतर जो हाइड्रोजन और जो आपके कार्बन का जो कॉम्पोजिशन है वो देखो कितना है,
0.14 और 0.03 करीब करीब ये आपको परसेंटेज मिल रहा है अर्थ क्रस्ट के भीतर। जबकि एक ह्यूमन बॉडी में इसी का जो परसेंटेज है वो रिलेटिव अबंडेंस देख लो कितना ज्यादा है इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। कहाँ ये 0.14 है और कहाँ ये 9.5% है, वहीं ये 0.03 और ये 18.5 है। ये आपका यहां पर ज्यादा है कार्बन और हाइड्रोजन। जबकि अगर आप देखो सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन आपको अर्थ क्रस्ट में 27.7% दिखेगा और वहीं आपके ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत 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 कम अमाउंट में है। सही है क्या? तो ये एक आपके पास लिस्ट था जिससे हमें ये समझ में आया कि ऊपर ऊपर से तो दोनों जगह पर सेम ही चीज ऑलमोस्ट पाई जा रही थी, लेकिन जब उसका हमने बहुत भीतर से जाकर के एनालिसिस किया तो मालूम चला कि नहीं, जो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो हमारे यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट ज्यादा है एक लिविंग मैटर के अंदर इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। वही सिलिकॉन जो है उसका परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। सही है क्या? तो एक छोटा सा मेरे पास चार्ट था जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, जो मैं आपको समझाना चाहती थी, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आइए, अमीनो एसिड्स। सही है, मतलब हम लोग एक्चुअली क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। सही है, और उसमें हम लोग अमाइनो एसिड्स हमारा पहला है जिसको हम शुरू कर रहे हैं समझना। अमाइनो एसिड्स में सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग? सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने आपको कल ही इसके बारे में जिक्र किया था, मैंने आपसे कहा था कि ये बेसिक यूनिट होता है ना, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। तो पहला पॉइंट लिख लें कि बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, है ना। प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे जो बेसिक यूनिट हमको चाहिए वो क्या चाहिए, हमको अमाइनो एसिड्स चाहिए, पहला चीज। दूसरा, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सॉलिड दो तरह के होते हैं बेटा, ठीक है, सुनिएगा, थोड़ा सा बस आपको बताती हूँ हल्का सा। सॉलिड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, मतलब सॉलिड के जैसा बिहेवियर उनका प्रॉपर होता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका प्रॉपर बिहेवियर सॉलिड की तरह नहीं होता है। काफी सारे पॉइंट इनके होते हैं, इनके बीच के बेसिस आप उठा सकते हो जिससे आप इनको डिफरेंशिएट आउट कर लोगे, ठीक है। लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसका यहाँ पर यूज नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि अमॉर्फस सॉलिड एक ट्रू सॉलिड नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ट्रू सॉलिड है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ट्रू सॉलिड होता है। सही है, चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा। अमाइनो एसिड्स जो होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं, तो मैं लिख देती हूँ कि soluble in water, soluble in water, soluble in water, पानी में घुल जाती हैं, जबकि but insoluble in insoluble in organic solvents, organic solvents, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं। मेरी बात समझिएगा। वैसे तो आप ऐसा नहीं कह सकते प्रॉपरली कि अमाइनो एसिड जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर पोलैरिटी वाला बिहेवियर होता है। मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, ये बात बताऊंगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो जैसा होता है वैसे को ही पसंद करता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, आपने पढ़ा होगा इस चीज को। तो यहाँ पर जो वाटर है वो खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर आपका सॉल्वेंट है, और इसके भीतर आपका जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर पोलर नेचर होने के चलते, चार्जेस आने के चलते ये उसमें घुल जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि मेनली नॉन पोलर होते हैं नेचर में, उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें ये इनसॉल्युबल होता है। सही है क्या? तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बोला कि पानी में घुल जाएगा, और जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये नहीं घुलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक आखिरी चीज देखो जरा, इसके बाद फिर हम लोग डिटेल थोड़ा और बात करेंगे, अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखो आप कैसा होता है, और उससे आपको समझ में भी आया कि पोलैरिटी कैसे इसकी बनती है, कैसे अमाइनो एसिड एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। देखना, अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपका कार्बन है, इसमें आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और ये आपका एक अमाइन ग्रुप होता है, जबकि ऊपर में एक हाइड्रोजन होता है, और यहां पर ये R होता है, ठीक है।
ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, और ये जो R है इसको वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल ग्रुप कहते हैं, मतलब ये बदलता रहता है, वेरिएबल ग्रुप है। सही है। इस कार्बन के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों ही ग्रुप मौजूद है, दो दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। दैट्स वाई इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे 12th वाले तो जानते हैं, ठीक है, 12th या 13th वाले बच्चे तो जानते हैं कि जब किसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। लेकिन 11th वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिस कार्बन के पास, देखिए ये कार्बन है, इससे एक फंक्शनल ग्रुप यहां लगा है, एक फंक्शनल ग्रुप यहां लगा है, दैट्स वाई इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। सही है क्या? और इवन इस कार्बन पे स्टार भी लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कायरल। ठीक है, कायरल क्या होता है ये आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी। लेकिन ये कार्बन कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि इसके तरह इस कार्बन से लगने वाले ये चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो ये कार्बन आपका कायरल हो जाएगा। सही है क्या? इस कायरल होने की वजह से कार्बन में इस अमीनो एसिड्स की या इस पूरे मॉलिक्यूल की बड़ी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, बड़ी सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग केमिस्ट्री को डील करेंगे तब जानेंगे। लेकिन ये स्टार लगा हुआ का मतलब यही होता है कि इस कार्बन से लगे हुए चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, दैट्स वाई स्टार लगा देते हैं। और इसका मतलब होता है कि ये कार्बन की कायरलिटी को शो कर रहा है। लिख देती हूं मैं, कायरलिटी ऑफ कार्बन, ये कायरल कार्बन को बता रहा है। सही है, तो कायरलिटी ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन कर रहा है। इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, दैट्स वाई ये बिहेवियर जो होता है बड़ा ही जानने लायक बिहेवियर होता है, लेकिन पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में डील करना है उसको। तो आई थिंक आपको अमीनो एसिड्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई होंगी। क्या क्या बोला मैंने कि अमीनो एसिड्स एक बेसिक यूनिट होता है प्रोटीन को बनाने के लिए। दूसरा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तीसरा, पानी में सॉल्युबल होता है, लेकिन जितने भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये नहीं घुलता है, क्योंकि ये खुद पोलर है, तो पोलर ही किसी सॉल्वेंट के साथ जाना पसंद करेगा और इसी वजह से पानी में घुल जाता है। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे जो नॉन पोलर है नेचर में, उनमें नहीं घुलेगा। उसके बाद मैंने आपको एक अमाइनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब देखना जरा, मैं यहीं से कुछ एग्जाम्पल कराती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। मैं आपको अमाइनो एसिड्स के एक दो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखना, सबसे सिंपल अमाइनो एसिड दिखाती हूँ, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। देखना, ये रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये रहा आपका अमाइनो ग्रुप, ये रहा हाइड्रोजन, और इंटरेस्टिंगली ये जो R है वो यहां पर H होता है। सही है क्या? ये जो R होता है वो क्या होता है? H होता है। सही है। इस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लाइसीन, ग्लाइसीन। और आप मुझे सोच के बताओ कि इसके कार्बन को अल्फा कार्बन कहोगे कि नहीं कहोगे? बिल्कुल कहोगे, क्योंकि इसमें यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहां पे अमाइनो ग्रुप दोनों फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दैट्स वाई इस कार्बन को आप अल्फा कार्बन तो कहोगे। लेकिन अब बताओ मुझे, इस कार्बन पर स्टार लगाओगे कि नहीं लगाओगे? नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इसके लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये COH है, ये H है, ये NH2 है, और यहाँ पे कुछ इन तीनों से अलग आना चाहिए। यहाँ देख लो, ये दोनों सिमिलर हो गए हैं, दैट्स वाई ये आपका कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको 12th क्लास में बायोमोलिक्यूल चैप्टर फिर पढ़ना है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, बट उसका पढ़ने का एस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आता है, ये सब रहेंगे, बेसिक चीजें ये सब रहती है वहां पे भी, कि ये जो आपको कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है जो कायरल नहीं होता है, तो यही अमाइनो एसिड है जो कायरल नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसके कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, सेम तरह के ग्रुप लगे हुए होते हैं, दैट्स वाई ये कायरल नहीं होता है, नॉट कायरल, नॉट कायरल। सही है क्या? चलो, एक हो गया आपका अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, और सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है जिसका R एकदम सिंपल सा, कुछ नहीं, हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको दिखाती हूं अमाइनो एसिड। देखिएगा, कार्बन है ना, ये रहा आपका COOH, ये रहा आपका NH2, ठीक है, ये रहा आपका हाइड्रोजन, और ये देखिए मैंने लगा दिया CH3, मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो R है वो CH3 है, R जो है वो CH3 लगा दिया है मैंने। ठीक है,
अब ये जो आपका अमाइनो एसिड है इसका नाम होता है एलानीन। एलानीन ये अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसको एलानीन कहते हैं। और सेम वही चीज यहाँ पे भी ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, क्योंकि इससे लगे हुए दोनों ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। और ये कार्बन डेफिनेटली कायरल होगा, क्योंकि इससे लगे हुए चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप बोल सकते हो कि अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन कह रही हूँ, सॉरी, कायरल कार्बन है। सही है क्या? चलिए, तो आपको मैंने यहाँ पर अमाइनो एसिड्स के बारे में बता दिया, साथ में आपको अमाइनो एसिड्स के मैंने 2 एग्जाम्पल भी ले लिए हैं। अब मैं कुछ और जरूरी बातें डील कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बेटा अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। अगर हम थोड़ा क्लासिफिकेशन पर जाएं, इसके क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट तरह से करेंगे, लेकिन जो पहला इसका क्लासिफिकेशन है वो देखिएगा। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे नीड के बेसिस पर है ना, जरूरत के बेसिस पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड, सही है, और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सही है क्या? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स दोनों को मिला करके अगर हम टोटल अमाइनो एसिड्स की बात करें तो 20 अमाइनो एसिड्स यहां पर होते हैं, ठीक है। इनके नंबर कितने हो जाते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स। और ये 20 अमाइनो एसिड्स में से लगभग लगभग आपके जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो आपके 11 होते हैं, जबकि जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कहते किसको है। आप बताओ, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को समझने के लिए मुझे एक चीज बताओ आप पहले। आपकी बॉडी में जिस चीज को आपका बॉडी खुद पे खुद बना दे, उसको आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आप नॉर्मली आपका बॉडी क्या कर रहा है उस चीज को बना दे रहा है, तो वो चीज आपके लिए आपको बाहर से क्या फील होगा, इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है? श्योरली नॉन एसेंशियल है, क्योंकि उस चीज को आपको अरेंज करके नहीं देना पड़ रहा है बॉडी को, बॉडी खुद से अपने लिए वो चीज फॉर्म कर ले रहा है। तो जो कुछ भी जो भी अमाइनो एसिड्स बॉडी बना लेता है उसको नॉन एसेंशियल कहते हैं, जबकि जिस भी अमाइनो एसिड को बॉडी नहीं बना पाता है उस अमाइनो एसिड्स को इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये कैसे मिलता होगा मैम? तो डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा एक इंटेक होता है, फूड इंटेक होता है, उसके थ्रू हमें इसको लेना पड़ता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। और नॉन एसेंशियल्स बॉडी खुद ही बना लेता है, सही है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो आप बताओ क्या लिखना चाहिए? इसेंशियल अमाइनो एसिड्स में क्या लिखेंगे? दोज अमाइनो एसिड्स that body cannot produce, that body cannot produce and intake through बैलेंस डाइट, और डाइट जो भी आप बोलना चाहो, इनटेक थ्रू बैलेंस डाइट, सही है। जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होगा? दोस अमाइनो एसिड्स दैट बॉडी कैन प्रोड्यूस, जिसको बॉडी बना सकता है, वो सारे के सारे क्या है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब समझिएगा दोनों में कुछ कुछ चीजें जो कि आपको डिफरेंस है, बस इतना हल्का सा एक ग्लिम्स देना था मुझे, इसेंशियल किसको कहते हैं, नॉन एसेंशियल किसको कहते हैं। देखिएगा, जितने भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो बॉडी में क्या करते हैं भाई? तो इनका रोल अगर मैं बात करूं तो ये आपके मसल रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। फंक्शंस एक्चुअली मैं डिस्कस कर रही हूँ, हल्का सा आपको थोड़ा सा समझ बढ़ाने के लिए बता रही हूँ, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब आपके बुक में कहीं लिखा भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये आपके मसल ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है, मसल ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करता है। और क्या चीज कर सकता है भाई ये? तो ये आपके बॉडी में हॉर्मोन्स बनाता है, प्रोड्यूसेस एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, आपके बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को बनाने के लिए सोर्स है ये। इसके अलावा और क्या करता है आपके बॉडी में? तो ये न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये थोड़ा भारी वर्ड हो गया है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, अगर तो घबराना नहीं है।
न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं होता, सिंपली एक ऐसा केमिकल जो आपके बॉडी के एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रैवल करता है और आपके बॉडी में सिग्नल्स को ले जाने का काम करता है। मतलब आपके बॉडी में कोई सिग्नल, जैसे मान लीजिए कि मेरे गाल पर आकर के कोई कीड़ा बैठ गया है, ठीक है, तो वो कीड़ा मुझे काट रहा है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो मुझे खुजाना है ना, तो ये सिग्नल जो है ये मेरे ब्रेन में जाना चाहिए कि मुझे अपने हाथों का यूज करके मुझे उस कीड़ा को हटाने की जरूरत है और अपने गाल को खुजाने की जरूरत है। तो ये सिग्नल जो ब्रेन में जाता है और फिर वहां से आपके हाथों को ऑर्डर मिलता है, हाथ को सिग्नल जाता है, ये पूरा का पूरा काम न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही कंडक्ट किया जाता है। ये वही केमिकल है जो आपके इस इंफॉर्मेशन को केमिकल्स के फॉर्म में आपके गाल के जो सेल्स हैं वहां से रिसीव करेगा सिग्नल्स को, एंड देन उस स्टिमुली को रिसीव करने के बाद आपके ब्रेन तक लेकर के जाएगा, एंड देन आपके जो भी डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करना है, आपके हाथों को इन्वॉल्व करना है, उन तक भी लेकर के जाएगा। सही है, पढ़ेंगे हम लोग, जब मैं आपको ब्रेन के बारे में बता रही हूँ तो वहां पे आपको सिग्नल्स के बारे में समझाऊंगी मैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर वही केमिकल होता है, तो उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नॉन एसेंशियल क्या करते हैं भाई, तो ये आपको करते हैं, इनका फंक्शंस क्या है, इनका फंक्शंस क्या है, देखो ये क्या करते हैं, तो नॉन एसेंशियल वाले सबसे पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं। ये भी बताना है मुझे, बहुत डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में भी, ठीक है, जब फिजियोलॉजी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, लीवर की, एक्चुअली लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन कराता है ये, तो आपके लीवर की सफाई करता है ना, मतलब बहुत सारे जो आपके बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और जो कुछ भी आपके बॉडी में आपने ड्रग्स लिया है, जो कुछ भी ड्रग्स मतलब दवाई है यहाँ पर, ठीक है, मेडिसिन से है, तो आपने जो कुछ भी यहाँ पर ले रखा है, लीवर के अंदर जो कुछ भी मौजूद है जो कि वेस्ट है एक्चुअली, उसको निकालने में, उसको साफ करने में, हटाने में हेल्प करता है। सही है, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लीवर, इसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में, ठीक है। दूसरा चीज और क्या कर लेता है ये, तो आपके बॉडी में आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। आपने एक नाम सुना था, मैंने आपने सुना होगा पहले से भी, हेमोग्लोबिन आपने सुना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करने का काम करता है, आरबीसी सेल के भीतर पाया जाता है और बेसिकली आपके बॉडी में जाकर के ऑक्सीजन को एक जगह से आपके लंग से रिसीव कर करके और वहां से पूरी बॉडी में ट्रांसमिट कराता है। सही है, तो ऑक्सीजन को बाइंड हेमोग्लोबिन ही करता है। वो हेमोग्लोबिन जो है वो भी एक्चुअली एक प्रोटीन होता है, हेम प्रोटीन होता है उसमें, वो हेम प्रोटीन एक्चुअली इसी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैं अगर कैसे कहूं तो मैं बोल सकती हूं कि प्रोड्यूस आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने में ये हेल्प करता है। तो बस एक छोटा सा फंक्शन आपको बता दिया ताकि आपको पता रहे कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या करते हैं बॉडी में, क्या इनका यूज है, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला करके इनके ये टाइप हो गए। आखिरी एक चीज सुनो जरा, एक और चीज देखो, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया, जिसमें एक COOH ग्रुप था, एक NH2 ग्रुप था, एक हाइड्रोजन था और एक R था, जिसको मैंने बोला था वेरिएबल ग्रुप है वो, ठीक है। उस R ग्रुप के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्या बोल रही हूं मैं, समझाती हूँ, लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखना, ऑन द बेसिस ऑफ R, ऑन द बेसिस ऑफ R, कौन सा R, ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका COOH ग्रुप हो गया, ये आपका NH2 ग्रुप हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका R, जिसको हम वेरिएबल ग्रुप कह रहे थे, ये R हो गया। ये इसकी बेसिस पर बात किया जा रहा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ R, ऑन द बेसिस ऑफ R अमाइनो एसिड्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स, देखिएगा, सबसे पहला अमाइनो एसिड्स यहां पर जो डिस्कस कर सकते हैं वो है न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ये सारे, इसमें मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी आपको अमाइनो एसिड्स का, ठीक है, जो कि आपको ध्यान पे रखना चाहिए, कोई बुरी चीज नहीं है। और मैं आपको एक ट्रिक से सिखाऊंगी, तरीके से सिखाऊंगी, आप उसको ध्यान पे रखना और प्रैक्टिस करना अपनी हाथों से, तो याद भी हो जाएगा, ठीक है, फिर केमिस्ट्री में भी यूज आ जाएगा 12th क्लास में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, ठीक है।
न्यूट्रल एमिनो एसिड्स क्या है समझो। इस एमिनो एसिड के अंदर देखना जरा, इस एमिनो एसिड के अंदर एक एसिडिक ग्रुप है COH, है ना, एक बेसिक ग्रुप है NH2 और एक हाइड्रोजन है जिसका कोई ऐसा एसिडिक और बेसिक नेचर नहीं होता। अब ये जो R है, ये R के अंदर अगर सोचो किसी भी तरीके से कोई एसिडिक ग्रुप आ जाए तो उस केस में इस पूरे अमाइनो एसिड का कोई एसिडिक, कोई एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाए, सोच कर देखो, तो इस पूरे अमाइनो एसिड के अंदर एसिडिक नेचर डोमिनेट कर जाएगा क्या? क्योंकि एक तो एसिडिक ग्रुप है ही, एक बेसिक ग्रुप है, तो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को हैंडल कर ले रहे हैं, ये लोग कैंसल आउट, न्यूट्रलाइज कर ले रहे हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, इसका कोई एसिडिक बेसिक बिहेवियर है नहीं। अब अगर यहां पर जो आपका ग्रुप आ रहा है, अगर वो ग्रुप के अंदर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक और आ जाए, तो ले देख करके ओवरऑल आपका जो अमाइनो एसिड है वो कहीं ना कहीं एसिडिक बिहेवियर को डोमिनेट कर रहा होगा क्या? एग्जैक्टली तो आ जाओ जरा देखना यहाँ पे मैंने, अब मैंने एसिडिक बोला क्योंकि अगर एसिडिक एमिनो एसिड होता तो एसिडिक ग्रुप होता, अगर बेसिक बोलती मैं यहाँ पर तो बेसिक ग्रुप होता, मैं यहाँ पर न्यूट्रल कह रही हूं तो कोई न्यूट्रल ग्रुप होना चाहिए, तो देखो मैंने CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया? CH3। ये देख सकते हो ये CH3 अभी मैंने जस्ट इसका आपको दिखाया था, ये कुछ और नहीं एलानीन है। ये क्या नाम है इसका? एलानीन। और ये जो एलानीन अमाइनो एसिड है ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। सही है क्या? ठीक है, चलो अब देखो, एक आपके बुक में भी नाम दे रखा है, वैलीन नाम दिया है उन्होंने, एलानीन भी दे रखा है, एलानीन का तो स्ट्रक्चर भी बना हुआ है आपकी बुक में, वैलीन का नाम दिया हुआ है। वैलीन भी कैसा होता है देख लो एक बार, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा COOH, ये रहा NH2 और यहाँ पे ये देखो CH, ठीक है, यहां से इधर भी एक CH3 और इधर भी एक CH3, ये रहा आपका वैलीन। वैलीन, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर उन्होंने एनसीईआरटी ने खुद बना दिए हैं, उसको तो बेटा हर हाल में ध्यान पे रखना है, ठीक है। जैसे उन्होंने 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर बना दिए हैं, एक एलानीन का बनाया है, दूसरा ग्लाइसिन का बनाया है और एक और बनाया है सेरीन का, जो कि मैं आपको भी बना के दिखाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन वो तीनों तो पक्का से याद कर लेना है। तो ये आपका हो गया 2 अमाइनो एसिड, जिसमें आप देख सकते हो ये जो ग्रुप है इसमें ना ही कोई NH2 है ना ही कोई COH है, तो सिंपली ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल है। सही है क्या? ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। कोई प्रॉब्लम? चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड जो अमाइनो एसिड्स हैं वो है आपका एसिडिक अमाइनो एसिड्स। आओ इसी को कर लेते हैं पहले, एसिडिक अमाइनो एसिड। ये रहा HC, ये तो बेसिक चीज हो गई जो कि आप जान चुके हैं, है ना, सब में करना है ये वाला काम तो, NH2। एंड अब देखना, देखो एक ट्रिक सिखाती हूँ, यहां पर CH3 है, इसका 2H रिमूव किया, 2H रिमूव किया तो देखना जरा, इस तरफ भी एक CH3 लगा दिया, इस तरफ भी एक CH3 लगा दिया, तो वैलीन बन गया। सही है। अब देखना इसके अंदर क्या कर रही हूं, इसमें मैं सिर्फ एक H रिमूव करूंगी, यहां पर 2H रिमूव किया तो इस तरफ भी CH3, इस तरफ भी CH3, इसमें सिर्फ एक H रिमूव किया है, और रिमूव करने के बाद उसकी जगह पे वैलेंसी मेरी एक फ्री हुई, उसकी जगह पे क्या लगा रही हूँ, CH2 COOH। ये देखो CH2 COH लगा दिया। अब ये जो है आपका एक एसिडिक अमाइनो एसिड है। क्या नाम है मैम इसका? इसका नाम होता है बेटा ग्लूटामिक एसिड। इसका नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। सही है क्या? चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखिएगा, न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, अब बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड्स में देखिएगा, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रहा आपका NH2, है ना, ये सब तो एकदम बेसिक चीज जो कि बार बार डिस्कस करना है अपने को। अब देखना फिर से, CH3 था, एक 2H रिमूव किया तो CH3 लगाया तो वैलीन बना, एक H रिमूव किया CH2 COH लगाया, ग्लूटामिक एसिड बन गया। अब फिर से एक H रिमूव करूंगी, सिर्फ एक H रिमूव करूंगी तो मेरी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अब लगाऊंगी, देखना CH2 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 NH2, ये हो गया मेरा। सही है, इसको आप लंबा भी नीचे लिख सकते हो, सेम ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो मैं इसको अपना स्पेस बचाने के लिए ऐसे लिख लेती हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीज हो जाएगा CH2, है ना, 4 लगाना है CH2, एक तो पहले से ही था और 2 3 और ये लो 4, ठीक है,
और ये लो NH2। सही है, कुछ कुछ जुगाड़ बना के याद करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, पूछ दिए वो लोग तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वो लोग मतलब पेपर वाले, ठीक है, नीट वाले, है ना। चलिए, तो ये आपका 4 CH2 एंड देन लास्ट में NH2। नाम क्या है इसका? इसका नाम है बेटा लाइसीन। इसका नाम है लाइसीन। इसका आगे भी यूज पढ़ोगे तुम, तुम्हारे DNA के अंदर इसका यूज आता है। ठीक है, तो बताऊंगी वो, खैर वहां पे जब आएगा तब। लाइसीन बोलते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो न्यूट्रल हो गया, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया। अब देखो, अब देखो, अल्कोहल, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, जिसमें अल्कोहल ग्रुप पड़ा हुआ हो। ठीक है, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड, और इसका ही जिक्र किया है तुम्हारे बुक में भी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखना क्या है। COOH, ये रहा आपका NH2, ये रहा हाइड्रोजन, और फिर से देखना यहाँ पे एलानिन में CH3 था। ठीक है, एक H रिमूव किया तो लिख दिया CH2, और अल्कोहल लगाना है तो लो अल्कोहल लगा दिया OH, ये बन गया CH2OH। इसको कहते हैं सेरीन, इसको कहते हैं सेरीन। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपको अमीनो एसिड का जब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही थी तो मैंने 2 एग्जांपल लिया था, वो 2 एग्जांपल और ये वाला, ये तीनों आपके बुक में इसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये आपको हर हाल में याद कर लेना है। सही है, बाकी ये सब आपके बुक में जिक्र है, नाम दिया है, स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका सेरीन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, और आप हाथ से प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देख लीजिए, 1-2 और देख लीजिए बस। ये भी हो गया, यहाँ इसको, इन दोनों को हटा देती हूं मैं। ठीक है, एसिडिक और बेसिक वाले को। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसका भी बुक में जिक्र है। ठीक है, देखिएगा कैसा होता है। ये रहा C, ये रहा H, इसका नाम दिया हुआ है अमाइनो एसिड का COH, ये है NH2। ठीक है, और ये देखिए CH3 था, उसका एक H रिमूव किया, CH2 लिख लिया। ठीक है, बस यहीं पर 2 H रिमूव करते हैं, बाकी सब जगह एक H रिमूव किया है। ठीक है, लिख लिया। और अब ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो मुझे इसमें एक एरोमेटिक ग्रुप लगाना है, मतलब सिंपली बेंजीन लगा देना है। लगा दो बेंजीन, लो। सही है, अब इसका नाम क्या था? एलानीन था, इसमें तुमने फिनाइल ग्रुप लगा दिया, इसको फिनाइल ग्रुप कहते हैं बेटा, इस वाले को फिनाइल ग्रुप कहते हैं। ये यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले को, इस वाले को फिनाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको फिनाइल कहा जाता है, इसको फिनाइल कहते हैं अपने। सही है, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, एलानीन का एक एच हटा करके और अपने फिनाइल ग्रुप लगा दिया। तो नाम बता दो क्या लिखना चाहिए? फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। सही है क्या? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगला, तो नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ठीक है, इसमें देखो, ये रहा C, ये रहा COH, ये रहा NH2। ठीक है, ये रहा आपका H, और फिर से एलानीन में से एलानीन के CH3 में से एक H रिमूव कर दिया, और उसकी जगह पे सल्फर लिखा है ना, SH लगा दो। ठीक है, इसका नाम होता है सिस्टीन, इसका नाम होता है सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन। तो ये आपका सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हो गया। सही है क्या? चलिए, और एक और बच गया है आखिरी, वो भी देख लो आप। इसको हटा रही हूं और उसकी जगह पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है, नेक्स्ट हो गया हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसमें देखना फिर से, ये आपका COH ग्रुप है, ये आपका NH2 ग्रुप है, ये आपका H है, और यहां से आपका CH2। ठीक है, एंड अब यहां से देखो, ये आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पहले बना लेना है। देख लो 5 कार्बन का, यहाँ तो ये बेंजीन था ना, मतलब फिनाइल ग्रुप था ना, इसमें 6 कार्बन थे, ये आपका 5 कार्बन है। इस 5 कार्बन में ये वाला जगह आपको रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। ठीक है, और ये वाला जगह आपको हटा देना है, और इस जगह से ये कार्बन एक्चुअली दिखा रहा है कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पहले कार्बन था, मतलब जब मैंने बनाया था तो कार्बन दिखा रहा था, जब मैंने हटा दिया
तो अब कार्बन की जगह मैं लिखना चाहती हूँ कि नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरा नाइट्रोजन है, सही है क्या, ये भी नाइट्रोजन हो गया। और ये मेरा यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ और ये एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया मेरा हाइड्रोजन NH। इसका नाम होता है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया हेट्रोसाइक्लिक का, सही है। तो कुल मिलाकर के आपने इतने सारे तरह के अमाइनो एसिड्स पढ़ लिए और सबके मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दिए, ठीक है। अमाइनो एसिड का लास्ट टॉपिक डील करने वाले हैं, देखिएगा जरा क्या चीज है वो लास्ट टॉपिक। अमाइनो एसिड एक बहुत ही खास तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, ये ज्विटर आयनिक बिहेवियर शो करता है। तो आइए इस बात को भी डील कर लेते हैं। सबसे पहले जानिए ज्विटर आयन क्या होता है। ज्विटर आयन, ठीक है। ज्विटर का मतलब होता है बेटा हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, दो चीजों से मिल करके कोई चीज बनाओ तो उसको हाइब्रिड कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन बनाए तो मैं बोल सकती हूं कि आयन, आयन which has both positive as well as negative charge, but overall neutral are called ज्विटर आयन, ठीक है। समझना, एक ऐसा आयन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन कुल मिला जुला करके ओवरऑल क्या है, वो न्यूट्रल है, उस तरह के आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। देखना जरा, एक अमाइनो एसिड जो है, और अमाइनो एसिड ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, ज्विटर आयन बनाता है वो, ठीक है। देखना, डिपेंड करता है कि वो किस तरह के सोल्यूशन में रखा हुआ है, समझो इस चीज को। ये आपका अमाइनो एसिड है COH NH2, ये हाइड्रोजन, और ये आपका R वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। अगर इसको न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, किसमें, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, जिसका pH करीबन 7 होता है, ठीक है। तो ये जो आपका अमाइनो एसिड है न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर यहां पर H+ रिलीज कर देगा, और नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर होते हैं, ये नाइट्रोजन इस H+ को रिसीव कर लेगा, सही है। जिसकी वजह से ये कुछ ऐसा नजर आएगा, देखिएगा जरा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मैं इसको कहां बनाऊं, मैं इसको थोड़ा इधर बना देती हूं। ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, ये रहा कार्बन, कार्बन ने अपना H+ लूज कर दिया है, तो COO-, नाइट्रोजन, देखो ध्यान से, इधर सुनो, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड यहां पर है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। क्यों नहीं बनाता है, क्या होता है, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहां पे बात करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड यहां पर बना रखा है, तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखा है। अब इसके पास एक लोन पेयर है, यहां से H+ इसने रिसीव करा, H+ रिसीव करेगा तो H के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नाइट्रोजन अपना जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक इस हाइड्रोजन को दे देगा ताकि एक बॉन्ड बना सके। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद, ध्यान से देखो, बॉन्ड बनाने के बाद NH3 तो बन जाएगा, NH3 तो बन जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो गए हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी अपने ऊपर चढ़ा लेगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक तो अपनी तरफ रखा है, लेकिन एक सामने वाले हाइड्रोजन को दे दिया है, तो दैट्स वाई एक पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये नाइट्रोजन अनस्टेबल भी फील करता है, समझ में आ रहा है क्या। चलो, तो ये कुछ इस तरह का, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, और इस कार्बन के ऊपर ये देखो हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, और यहां से ये R ग्रुप, सही है। तो देख सकते हो नेगेटिव चार्ज भी दिखता है, पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है, तुमको दोनों ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। मैंने वही बात कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज कैरी करे, लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, बिल्कुल। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपस में कैंसल आउट कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, सही है। चलो, ये तो हो गया न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर का कहानी। अगर आप किसी न्यूट्रल सोल्यूशन में इसको डालोगे जिसका pH अप्रॉक्स 7 होगा, तो जैसे कि प्योर वाटर है पानी के अंदर, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बिहेवियर शो करेगा, सही है।
चलिए, और आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा, देख लीजिए, पानी एक प्योर वाटर जो है आपका एक न्यूट्रल सोल्यूशन है जिसका पीएच 7 होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो पानी एक पोलर है, कंपाउंड है, जिसमें पोलर कंपाउंड का मतलब होता है जिसके पास चार्जेस बनती हो, पोलैरिटी बनता हो, दो पोल बनता हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, उसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ये आपका जो कंपाउंड है इसमें भी देखो पोल्स बने हुए हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक एंड जो है उसका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। इसको डाईपोलर आयन भी कहते हैं या बाईपोलर आयन कहते हैं, इसको बाई पोलर या डाई पोलर आयन भी कहते हैं या ज्विटर आयन भी कहते हैं, ज्विटर आयन भी कहते हैं, मतलब जिसके पास दोनों ही चार्जेस हैं। अब ये सोचो पानी में घुलेगा कि नहीं, बिल्कुल घुलेगा, पानी में खूब बढ़िया घुलेगा, पानी भी पोलर ये भी पोलर, पोलर पोलर घुल जाएगा आपस में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, सही है। चलिए अब देखिएगा जरा, यहां पर मैं अगर बात करूं कि इसी अमाइनो एसिड्स को डाल दिया गया कहां पर, आपके एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन में, देखिएगा एसिडिक सोल्यूशन में जिसका पीएच लेस देन 7 हो जाएगा, सही है। अब पीएच लेस देन 7 है, एसिडिक सोल्यूशन में तुमने डाला है, ध्यान से सुनना, इस एसिडिक सोल्यूशन में डाला है तो यहाँ पर H प्लस पहले से मौजूद है, H प्लस मौजूद है, तो ये देखो तुम्हारा अमाइनो एसिड है COOH, ये है तुम्हारा NH2 उसका लोन पेयर, ये है नाइट्रोजन का लोन पेयर बना दिया मैंने, और ये है हाइड्रोजन और ये है R। अब यहाँ पर पहले से H प्लस मौजूद है तो नाइट्रोजन क्या करेगा, उस H प्लस को ले लेगा, ठीक है, और H प्लस को ले करके और यहाँ पे NH3 प्लस बना देगा, सही है। तो मतलब इसका जो नेचर हो गया है वो कैसा नेचर हो गया है, केटायन बिहेवियर हो गया है, देख सकते हो केटायनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ पर बाईपोलर आयन है, यहाँ पर केटायन है, सही है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। और अगर यही अमाइनो एसिड्स, ध्यान से सुनना, अगर यही अमाइनो एसिड्स आपकी कहाँ रख दी जाए, बेसिक सोल्यूशन में, तो COOH, यहाँ पे NH2, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन है और ये R है। और ध्यान से देखना यहां पर तुमने क्या ले रखा है, बेसिक सोल्यूशन जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। अब बताओ ये बेसिक सोल्यूशन है तो ये H प्लस निकालना जानता है ना, इसको बहुत अच्छा पता है H प्लस कैसे निकालते हैं, बेसिक सोल्यूशन है तो ये H प्लस निकाल लेगा उस कार्बोक्सिलिक से, और H प्लस निकालने की वजह से यहाँ पर COO माइनस बन जाएगा, सही है क्या। तो जहां पर ये केटायन बिहेवियर शो करता है एसिडिक सोल्यूशन में, वहीं पर ये कैसा बिहेवियर शो करता है, एनायनिक बिहेवियर शो करता है, एनायन बन जाता है एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर, सही बात है क्या। तो आप देख सकते हैं जो अमाइनो एसिड है वो आपको एसिडिक सोल्यूशन में केटायनिक बिहेवियर, बेसिक सोल्यूशन में एनायनिक बिहेवियर और न्यूट्रल सोल्यूशन में बाईपोलर आयन जैसा बिहेव कर रहा होता है, ज्विटर आयन जैसा बिहेव कर रहा होता है, सही है क्या। यहाँ पे एक टर्म और मुझे डिफाइन करना है और वो है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, देखना जरा, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, देखना इसमें क्या होता है, एक ऐसा पीएच जिस पर एमिनो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, क्या बोला मैंने, एक ऐसा पीएच जिस पर अमाइनो एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उस पीएच को आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। अब सोचो अगर एमिनो एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब सोच कर देखो, उसके पास दोनों ही पोल्स बन रहे होंगे, ज्विटर फॉर्म पकड़ लेता होगा, वो बाइपोलर आयन के फॉर्म में आ जाता होगा, बिल्कुल। तो मैं कह सकती हूं कि पीएच एट विच अमाइनो एसिड्स न्यूट्रलाइज या बिकम न्यूट्रल, जिस पर अमाइनो एसिड्स क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, मतलब वो ज्विटर आयन फॉर्म पकड़ ले, अपना बाइपोलर आयन फॉर्म बना ले, उस बाइपोलर आयन बनाने वाला जो पीएच होगा उस पीएच को हम लोग आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहेंगे। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, केवल कॉन्सेप्ट के लिए है, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब किसी अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कुछ होगा तो दूसरे अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कुछ और होगा,
बहुत बार ऐसा लगता है बच्चों को कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का वैल्यू 7 ही होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल ही करना है अमाइनो एसिड को, ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन में डाल दो, उसका हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, सोच कर देखो, ठीक है, तुमने तो सोल्यूशन अपनी तरफ से न्यूट्रल ले लिया, जो भी ले लिया, पीएच 7 फिक्स कर लिया, ठीक है, बट अमाइनो एसिड, मेरी बात समझना, अमाइनो एसिड भी तो डिफरेंट डिफरेंट नेचर्स के होते हैं ना। अगर कोई अमाइनो एसिड एसिडिक है तो उसके न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी कुछ और होगी, कोई अमाइनो एसिड बेसिक है तो उसके न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी कुछ और होगी, कोई अमाइनो एसिड न्यूट्रल है तो उसके न्यूट्रलाइज होने की टेंडेंसी कुछ और होगी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स किस नेचर के हैं, उसका आर कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कैसा आएगा। सही है क्या? तो आइसोइलेक्ट्रिक पीएच जो होता है वो सारे ही अमाइनो एसिड्स का अलग अलग वैल्यू होता है, अपना एक इंडिविजुअल वैल्यू होता है। और होता क्या है, तो एक ऐसा पीएच जिस पर अमाइनो एसिड्स न्यूट्रल हो जाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अमाइनो एसिड्स के बारे में बात था, जो कि हमने समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए माइक्रोमोलिक्यूल को डील करेंगे, तब तक आपको ये सारा रिवाइज करके आना है। थैंक यू।